आप सभी को सुप्रभात। मैं राजेश कुमार गोविंदपुर का पब्लिक अलोर खन्ना की ओर से सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस शुभ अवसर पर मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम में से कई लोग रोजाना योग करते हैं, लेकिन वास्तव में कितनों को पता है कि यह कला किस प्रकार की है और इसको क्यों किया जाता है। योग मूल रूप से हमारे शरीर में संतुलन प्राप्त करने की विधि है। योगा को नामक संस्कृत शब्द के उपयोग के माध्यम से सटीक रूप से किया जाता है, जिसका अर्थ होता है शारीरिक प्रकार के विभिन्न प्रकार के शारीरिक आसन या आसन का अभ्यास। योग आसन सभी शरीर के अंगों को ध्यान में रखते हुए निर्देशित मध्यस्थता से सांस लेने के तरीकों का गठबंधन है। तो आइए योग की शक्ति को उजागर करें और जीवन में उत्साह का विकास करें। अब मैं आप लोगों से अपने वेबिनार के मुख्य वक्ताओं के नाम बताना चाहता हूँ। हमारे बीच प्रोफेसर रुपिंदर सिंह, डॉक्टर मनदीप सिंह और हमारे महाविद्यालय की कर्मठ और दूरदर्शी प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी आपको योग आसन, प्राणायाम, माइंडफुलनेस और वेलनेस के ऊपर प्रकाश डालेंगे। अब मैं हमारे हिंदी विभाग की प्रोफेसर सुषमा मिगलानी जी को अनुरोध करता हूं कि वे हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी का आपसे परिचय करवाएं। युजते अनेन इति योगा। धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद प्रोफेसर राजेश। मुझे ये बड़ा गौरवपूर्ण उत्तरदायित्व मिला है कि मैं आज इंटरनेशनल योगा डे पर आज के रिसोर्स पर्सन, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कर्मयोगी, सूक्ष्मदर्शी प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी से वार्तालाप कर सकूं। मैडम, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है मेंटल वेलनेस एंड माइंडफुलनेस। मैडम, क्योंकि इस कॉलेज की संस्था का भार आपके कंधों पर है और इस कॉलेज को बड़े ही सुचारू ढंग से चलाती हुई आप निरंतर इसे प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही हैं। स्टूडेंट प्रिंसिपल मीटिंग आवर्स में स्टूडेंट्स आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते रहते हैं और आपने हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान किया है। और इस कोविड के चलते स्टूडेंट्स जो है वो प्रत्यक्ष रूप में हमसे नहीं मिल पाए, तो ऑनलाइन माध्यम से किसी ना किसी तरह से स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के एक तरह से उन्हीं के प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ और मैडम प्रिंसिपल जो है उन्हीं प्रश्नों का समाधान लेकर हमारे बीच उपस्थित हुई है। मैडम, आपको कोटि कोटि नमन और आपका बहुत बहुत आभार और आपका हार्दिक अभिनंदन। मैडम, सबसे पहले तो हमने ये जो टॉपिक लिया है बच्चों के कारण ही लिया है, मेंटल हेल्थ एंड माइंडफुलनेस। तो इससे हम क्या समझें, आप कैसे बच्चों का मार्ग प्रशस्त करेंगे मानसिक कल्याण और मन की शांति से, हम क्या समझें? कृपया आप हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए स्टूडेंट्स का। आप सबको नमस्कार। मैं धन्यवाद करती हूँ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर राजेश कुमार जी का और हमारे अन्य रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर रुपिंदर सिंह, प्रोफेसर मनदीप सिंह एंड मैडम सुषमा मिगलानी जी का, कि जिन्होंने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेना भी इस इंटरनेशनल योगा डे में ज़रूरी समझा। ज़्यादातर इंटरनेशनल योगा डे में हम फिजिकल हेल्थ, आसनास एंड प्राणायाम की बात करते हैं, पर क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर में बंद हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोग क्योंकि डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, मैं भी ईमेल के थ्रू जुड़ी रहती हूँ या सोशल मीडिया के थ्रू, हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे मानसिक दबाव में भी हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप सब टीचर्स इतने ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि वो इस दबाव और इस स्ट्रेस से निकलें, और आपने बहुत अच्छा एक ये टॉपिक चूज़ किया है और मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। सबसे पहले जो बात है कि हम मेंटल हेल्थ की आज बात करना चाह रहे हैं, तो मेंटली हेल्दी का मतलब होता है कि कोई इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली हेल्दी है तो उसे मेंटली हेल्दी कहा जाता है। सिंपल जो इसकी परिभाषा है, मतलब कि मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और हमारे एक्शंस क्या हैं। सोचने के बाद हमारे एक्शंस क्या हैं, हम क्या चॉइसेस बनाते हैं, हम अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ बताती है।
और हमें जेलसी, हेट, कंपैरिजन, ब्लेम, कॉम्प्लेक्सिटी एंड हम वेल कंटेंटेड हैं या नहीं, या नेगेटिव थॉट हमें कितने डिस्टर्ब कर रहे हैं, या हम कितना अपनी लाइफ में बैलेंस बना पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारा मेंटल हेल्थ दर्शाती है। माइंडफुल होता है कि माइंड इज फुली अटेंडिंग टू व्हाट इज हैपनिंग, ये माइंडफुल होता है। माइंडफुलनेस इज द बेसिक ह्यूमन एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट और अवेयर ऑफ वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग। जी मैम, आपने बहुत अच्छे ढंग से ये मानसिक ज्ञान, मन की शांति, ये मेंटल हेल्थ, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे सुचारू ढंग से समझाया। तो मैम अगला प्रश्न है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हेल्दी हूँ या मैं स्ट्रेस में हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हेल्दी? अगर मैं हेल्दी हूँ तो ऑब्वियसली मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। तो हमारे बच्चों का ये प्रश्न है कि कैसे पता चले उन्हें कि वो हेल्दी है? देखिए, शारीरिक हेल्दी रहने का तो सीधा सा मापदंड है, अगर आप शरीर में कोई भी अपने बीमारी महसूस नहीं कर रहे और किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं है, तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। कोविड-19 के चलते आपको एक प्राणायाम करके और अपना लंग्स को हेल्दी कैसे बनाए और ये सब टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। अब मेंटल हेल्थ की अगर आप बात करें कि आप कैसे महसूस करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है जब आप मेंटली हेल्दी नहीं रहते। अगर आप अपनी साउंड स्लीप ले रहे हैं, 6 से 8 घंटे सो रहे हैं, आराम से अच्छा हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आपको ठीक टाइम पे भूख लग रही है, आप एक्टिव रह पा रहे हैं, अपनी दिनचर्या को ठीक से महसूस कर पा रहे हैं, दूसरों के साथ अच्छे से बिताते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और अपनी भी सुना सकते हैं, कोई ना कोई क्रिएटिव रहते हैं, कोई ना कोई हॉबी आपने ले रखी है, मेंटल वर्कआउट कर लेते हैं, दिन का काम कर लेते हैं, भूलने की ज्यादा बीमारी नहीं लगी है, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लिस्ट तो एंडलेस है, जिससे आप कह सकते हैं कि मैं मेंटली हेल्दी। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम अगला स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न है कि अकेलेपन से बहुत डर लगता है, स्मॉल फैमिलीज हैं आजकल, तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं उन्हें, तो इसके लिए आप कैसे उनका मार्गदर्शन करेंगे? बच्चे डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं, डर लगता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं उनके मन में, गलत ख्याल आते हैं उनके मन में, तो कैसे? अकेली मतलब कि वो अकेले रहने से डरते हैं, अकेले होते हैं तो उन्हें डर लगता है। तो मैडम आप बताइए कि मान लीजिए आप अकेले ही एक कमरे में बैठे हैं और ऊपर से कोई एंटर करता है वहां पे, और आप थोड़ी देर बाद वो जो पर्सन एंटर किया है आप उससे डरने लग जाते हैं, तो आप क्या कारण समझते हैं कि आप उससे क्यों डरेंगे? क्योंकि मैम मुझे उसकी कंपनी पसंद नहीं है या मुझे वो शख्स जो है वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं अवॉइड करूंगी उसको। आप खुद को ही लीजिए कि जब आप अकेले बैठे हैं तो आपको अपनी ही अगर कंपनी पसंद नहीं है, इट मींस आप बैड कंपनी में हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैड विचार ऐसे आ रहे हैं कि मैं खुद को ही इतना गलत सोच रही हूँ, मेरे विचार इतने गलत हैं कि मुझे उन विचारों से डर लग रहा है। डर तो विचारों से लगता है ना, चाहे वो दूसरे शख्स के हों चाहे अपने हो। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी विचारधारा को ठीक करना पड़ेगा, ताकि हमारे मानसिक उसमें जो उलझन चल रही होती है, जो विचार हमें डरा रहे होते हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। अब आप वो विचार गलत आते कैसे हैं? देखिए कहीं ना कहीं विचारों का जो सोर्स होता है वो गलत होता है। वो सोर्स क्या है? वो इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें सोशल मीडिया से मिलती है, न्यूज से मिलती है, और अपन हमारे आसपास जो हो रहा होता है वहां से मिलती है, या फिर कई बार हम खुद ही ऐसी गलत इंफॉर्मेशन एक्सेस करने लग जाते हैं जो कि हमें डराती है। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी विचारधारा वैसी बनने लग जाती है कि हम पे वो हावी हो जाते हैं, इतने ओवर पावर हो जाते हैं कि हमें अपने ही विचारों से डर लगने लग जाता है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप ठीक रखेंगे तो अपने विचार ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने विचार जब अच्छे रखने लगेंगे तो वो विचार आपको डराएंगे नहीं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप रात को एक क्राइम सीरियल देख के टीवी पे सोते हैं, ऑडियो विजुअल का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और आप उसमें किसी का खून देखते हैं तो कई बार सपने में भी दिखाई देता है। मान लो चोरी देखते हैं तो दिमाग में ये डर बना रहता है कि मेरे घर में चोरी ना हो जाए। ये जो सारी बातें हैं ना, सबकॉन्शियसली हमारे इकट्ठी होती जाती है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती जाती है, और वो कई बार इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है कि हम दिमाग को डिटॉक्सिफाई करना भूल जाते हैं, दिमाग में से वो पूरे विचार निकालना भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते। उस कारण से वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि वो हमें अकेले में डराने लग जाते हैं, तो हम खुद ही अपनी बैड कंपनी बन जाते हैं, बजाय इसके कि गुड कंपनी। हमें अपनी ही कंपनी अच्छी लगे, हमारा वो असली मेंटल हेल्दी होता है बंदा। जी मैम, बहुत सारी बातों का मतलब हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मैम क्या जी, अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन में कोविड-19 के चलते हम अपने आप को बिजी कैसे रख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स का प्रश्न है। तो वो कैसे बिजी रखें अपने आप को कोविड-19 के चलते? मैम इसका जवाब तो हम सब भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आप बताइए, आपने खुद को कैसे बिजी रखा? जी मैम, जैसे ऑनलाइन हमने बच्चों को पढ़ाना था, इंटरेस्ट नहीं थी, तो मैं अपने डॉटर इन लॉ से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो मुझे एक एक स्टेप करके सिखाती रही, और मैंने उसको ये बोला कि तू मुझे 5th और 6th का बच्चा मान के तूने मुझे सिखाना है। तो जैसे तू जो मुझे 2 स्टेप सिखाएगी, 2 चीजें सिखाएगी, मैं उसको पहले याद करूंगी, अगले दिन मैं तुम्हें बैठ के दिखाऊंगी, फिर नेक्स्ट जो है एक ही दिन में नहीं। 5th और 6th के बच्चे जैसे स्लो लर्नर होते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा, कोई ऐसी ऐप नहीं है जो इस टाइम मेरे मोबाइल में डाउनलोड नहीं है, और बहुत सारी क्लासेस ली हमने ऑनलाइन बच्चों के साथ, कनेक्ट किया हमने बच्चों के साथ, आपने भी मीटिंग्स करी हैं अपने स्टाफ के साथ, तो वेबिनार्स लगाए हैं मैंने, बहुत सारे वेबिनार्स लगाए हैं। तो ऐसे मैंने जो है वो अपने आप को बिजी रखा। शॉर्ट में कहने का ये मतलब है कि हम सब क्रिएटिव हो गए लॉकडाउन में, हम सब जी क्रिएटिव हो मैम, गए, हमने नई स्किल सीखी, क्योंकि वो समय की जरूरत भी थी और हम अपनी जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज महसूस करते हैं। तो एक नई स्किल सीखना खुद को बिजी रखने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, तो उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाइए, अपनी इक्वेशंस अच्छी बनाइए, और अपना घर पे कुछ ना कुछ काम कीजिए, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। जी मैम, जी मैम, लेकिन स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि घर में रहने से हमें कभी पेरेंट्स कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट सा जो है वो बढ़ गया है घर में रहने से। तो इसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए? प्रॉब्लम तो ये रहती है कि मेरे पास भी एक क्वेश्चन आया था, बच्चा क्या कहता है कि सारा दिन मैं परेशान रहता हूँ, मम्मी कहती है ये काम करो, डैडी कहते हैं ये काम करो, दादा दादी कुछ और कह रहे होते हैं, सबकी इतनी एंडलेस लिस्ट है, मैं अकेला क्या करूँ। एक लड़के का ही प्रश्न आया था कि मुझसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैंने उसे कहा था कि बेटा आप ऐसे करो कि दिन घर में अगर 4 बंदे हैं तो 4 अपने प्लेन पेज ले लो, और जब वो सारे बंदे काम डाउन हो और आराम से बैठकर बात करने की स्थिति में हो, तो उनके पास जाके पूछो और कहो कि आप प्लीज बोलो कि आप मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो। मान लो 10 एक बंदे ने कहा, 10 दूसरे ने कहा, और जब आप उन पेजेस को इकट्ठे ले जाके देखोगे तो पाओगे कि वो सब एक ही जैसी चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और उसमें से 80% चीजें वो होती हैं जो आपके अपने बेनिफिट के लिए होती हैं। जैसे मम्मी पापा या भाई बहन सारे कह रहे होते हैं कि टाइम से उठो, टाइम से खाना लो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, और प्राणायाम करो, घर के कामों में हाथ बटाओ। तो उसके बाद आप लिस्टिंग और प्रायोरिटी कर लें कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और आराम से उन्हें समझाएं कि ये मैं कर सकता हूँ और इसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म होगी, और उनको भी अच्छा लगेगा कि आप उनके अनुसार काम करना चाहते हो, आप में भी कुछ लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स कम होंगी और आपस में प्यार बनेगा। जी मैम, जैसे बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया। जैसे मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि लॉकडाउन के दौरान जो है सबकी फरमाइशें बढ़ रही हैं, सबकी जगह बदल गई है, कोई बालकनी में बैठा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, लेकिन एक गृहिणी जो है उसकी कोई जगह नहीं बदली, सिर्फ वो किचन में ही है। तो ऐसे जैसे आपने बताया कि अगर काम की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो जो गृहिणी है वो भी आराम कर पाएगी, वो भी अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर पाएगी।
अपने परिवार के साथ बैठना, बातें शेयर करना, उसको भी अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ बच्चों को ये भी चाहिए कि अपनी, जैसे आप गृहिणी की बात कर रही हैं, तो अपने मदर या सिस्टर जो भी घर पे काम कर रही हैं, जिनका वर्कलोड बढ़ गया है, उसको शेयर करने के साथ साथ उनके हेल्थ का भी ख्याल रखें। अब इंटरनेशनल योगा डे पे आप उनको भी योगासन अपने साथ में कराएं, उनको भी रोज प्राणायाम कराएं, और उनकी हेल्थ का आप ख्याल रखेंगे तो आपका घर भी हेल्थी बनेगा। जी मैम, अच्छे संस्कार पैदा होंगे उनमें, पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा, उनको भी अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स ही मसला है फालतू एनर्जी, फालतू टाइम जो है, इसको सुचारू ढंग से कैसे प्रयोग में लाएं, ये बच्चों के मन में आजकल बताएंगे बच्चों को, कैसे आप उनका मार्गदर्शन करेंगे? मैम मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही, आप दोबारा से क्वेश्चन पूछेंगे? मैम, स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है, अपनी फालतू एनर्जी, अपना फालतू टाइम जो है, उसको वो कैसे सुचारू ढंग से प्रयोग में लाएं? अच्छा, ये बच्चों के देखिए, चल रहा है। मेरा ये मानना है कि ओवर थिंकिंग कोई बुरी चीज नहीं है। अगर ओवर थिंकिंग हम करते हैं, हमें और जानवरों में यही फर्क होता है कि वो, उनका थिंकिंग प्रोसेस इतना डेवलप नहीं होता, हमारा होता है। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तभी हम कोई स्ट्रेटेजी बना पाते हैं, प्लान बना पाते हैं, और तभी हम अपनी जिंदगी को और अच्छे सुचारू ढंग से चला पाते हैं। ओवर थिंकिंग ना करते तो इतने जो साइंटिस्ट हैं वो ओवर थिंकिंग ही करते हैं, तभी इतनी इन्वेंशंस होती हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से हम क्रिएटिव रहते हैं। पर अगर ये ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग से बचने की जरूरत है। उसका जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि थिंकिंग के पीछे कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेगेटिव है, उससे बचे। दूसरी बात है कि सीखें कि हमें क्या थिंक करना है और क्या नहीं करना। अक्सर हम एक स्किल डेवलपमेंट में कोर्सेज करते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू राइट, पर हमें कहीं नहीं सिखाया जाता हाउ टू थिंक एंड व्हाट टू थिंक। सो वो चीज हमें डेवलप करने की जरूरत है, और उसमें अगर आप मेडिटेशन भी करेंगे प्राणायाम के साथ साथ, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जी मैम, ये पेरेंट्स का भी दायित्व है कि बच्चों को केवल हमें यही नहीं सिखाना कि फर्स्ट कैसे आए, असफलताओं का सामना कैसे करना है, चुनौतियों का सामना कैसे करना है, ये सिखाना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का है, वो ये कहते हैं कि हमारा मन शांत नहीं रहता, क्योंकि पहले वो रिलीजियस प्लेसेस में चले जाते थे तो उनका मन शांत हो जाता था, लेकिन इस कोविड के दौरान जो है वो रिलीजियस प्लेसेस सारे बंद पड़े हैं, तो वो कैसे अपने आप को शांत रखें? देखिए, मन शांत करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस पे जाना ही जरूरी नहीं है। हम समझ रहे हैं कि सारे मंदिर गुरुद्वारे बंद हो गए हैं, पर एक छोटी सी स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक बार विष्णु भगवान को सब लोग बहुत परेशान कर रहे थे, तो वो लक्ष्मी जी को कहते हैं कि मैं कहाँ पे जाऊं कि मुझे परेशानी हट जाए, क्योंकि मैं अपनी उसमें मेडिटेटिव स्टेज में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये सबसे सुरक्षित जगह मनुष्य का दिल है, आप वहां जाके बैठ जाइए, वहां कोई आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अपने अंदर झांक के कोई देखना नहीं चाहता। और मेडिटेशन भी एक वही है कि आप जब खुद के अंदर खुद को ढूंढने लगते हैं और खुद के बारे में जानने लगते हैं, तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होने लग जाती है। मन आपका अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इमोशन उस पर ओवर पावर नहीं करते। जी मैम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मैम। मैं भी इसके साथ एग्जाम्पल एक देना चाहूंगी कि एक लेडी थी, सूफिया नाम की लेडी थी, उसकी एक सुई जो है वो गुम हो जाती है, और बाहर जो है वो ढूंढने गया है, तो लोग हैं वो सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठे हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो उसकी सुई जो है वो मिलती नहीं है। तो फिर वो एक इंसान उससे पूछता है कि तुम्हारी सुई गिरी कहाँ थी, मुझे एक्चुअली बताओ, एग्जैक्ट बताओ। तो वो कहती मेरी सुई अंदर गिरी थी। कहती फिर अंदर गिरी थी तो बाहर क्यों ढूंढ रही है? तो फिर वो कहती कि मैं यही तो बताना चाह रही थी कि भगवान जो है वो हमारे अंदर है, लेकिन लोग जो हैं वो बाहर ढूंढते फिरते हैं, नासमझी के कारण जो है हम भटकते हैं, वन बन जाते हैं, भटकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो इसके साथ मैंने भी इसको कोरिलेट कर दिया। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैम, हमारे बच्चों का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि आजकल
बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी बहुत हो गई है, क्योंकि कुछ एग्जाम का पता नहीं है, कभी कहते हैं एग्जाम होने हैं, कभी कहते हैं आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें, बहुत प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर, और वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं ये प्रश्न चिन्ह जो है। तो कैसे आप उनका मार्गदर्शन करें? अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जो किसी के बस में भी नहीं है आजकल कोविड-19 के चलते। पर एक चीज है जिसपे हमारा कंट्रोल है, वो है हमारे एक्शन। कम से कम हम इस बीमारी से तो बच सकते हैं अपने एक्शंस को कंट्रोल करके। मास्क पहन सकते हैं, बार बार हैंड वॉश कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, और भी जितने ही सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं उन सबका हम पालन कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बार हमारा सबसे बड़ा दायित्व हमें खुद को बचाना है, कोरोना कोविड-19 से बचाना है। ये हमारा सबसे बड़ा है। और जब एग्जाम की बात होती है तो एग्जाम के लिए तो ऐसे है कि जो भी निर्देश आते हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारे निर्देश रहते हैं। स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो फेक न्यूज या रूमर्स के चक्कर में ना पड़े, वेबसाइट पे जाएं, वहां पे सब लिखा रहता है क्या कब होगा। अनसर्टेनिटी के चलते काफी चीजें टेंटेटिव हैं, ये हम सब भुगत रहे हैं, पर हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में है। खुद को शांत बनाए रखें, अपने फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखें और खुश रहें। जी मैम, आशा है कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्रॉपर इसको जो है वो फॉलो करेंगे। मैम, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कोविड-19 के दौरान जब सब कुछ ठप हो गया है, कारोबार बहुत कम हो गए हैं, तो इसे मेंटेन कैसे रखा जाए? आवाज आ रही मैम? हेलो, हाँ जी, क्या सुविधाएं हैं और मेंटेन कैसे? सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कोविड के दौरान जो है वो कारोबार ठप हो गए हैं, बहुत कम रह गए हैं, तो इसको कैसे मेंटेन रखें? जो उनके पास लग्जरीज हैं, सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उसको कैसे मेंटेन रखें? कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, स्टूडेंट्स की नहीं रहती, बाकी लोगों की भी रहती है कि हाउस भी बड़ा है, खर्चे भी बड़े हुए हैं, बड़ी कार है, पर आमदनी उतनी नहीं है, तो कैसे करें? देखिए, ऐसा है कि एक सिंपल सा है कि अपने खर्चे कम करें, और दूसरी बात है कि ये ध्यान रखें कि आपका पहला एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो आपका नाम लिखा हुआ है, उसके बाद आपका होम एड्रेस है। आपका नाम जो है ना, वो आपका पहला हाउस है जिसमें आप रहते हैं। आपका पूरा शरीर जो है आपका पहला हाउस है, और इसमें 30 ट्रिलियन लिविंग सेल्स और लिविंग रूम्स हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले उनको मेंटेन करने की है, क्योंकि अगर आप पूरे शरीर को, पूरे मेंटल को मेंटेन कर पाए इस दौरान और ठीक इस बीमारी से बाहर निकल गए, तो कमाने के आपके पास बहुत साधन होंगे, आप क्रिएटिव रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, और आप जल्दी ही इस चीज से बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये स्थिति पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ एक के साथ नहीं है। ये सोचकर कि हम ऐसे कैसे निकल सकते हैं, और जो समर्थ हैं वो अपने से नीचे वालों की सहायता करें, इससे आपको और ज्यादा मानसिक शांति मिलेगी। जी मैम, बहुत अच्छा है, आपने बच्चों को समझाया। मैम, स्टूडेंट्स का अगला प्रश्न है कि जैसे आजकल बहुत से लोग स्ट्रेस में हैं, तो उसके कारण वो गलत कदम उठा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के कुछ लेना चाहिए वो, तो उनका मार्गदर्शन आप कैसे करेंगे कि वो कभी अपने जीवन में कुछ गलत ना सोचें? देखिए, सोशल मीडिया पे भी आता है, और डे टू डे हम जब न्यूज़ सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि किसी ने अपनी लाइफ को हर्ट किया और कुछ ऐसा कदम हमने ले लिया। कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि हम कहीं स्ट्रेस या एंजाइटी में इस वजह से भी रहते हैं कि हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं और खुद को ही हर्ट करने लग जाते हैं। तो हमें एक जब हेल्दी माइंड हम रखेंगे, प्रेजेंट में जिएंगे, पास्ट का स्ट्रेस लेके नहीं चलेंगे, ब्लेम लेके, रिग्रेट लेके नहीं चलेंगे, फ्यूचर की एंजाइटी नहीं रखेंगे, और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएंगे हेल्दी माइंड के साथ, तो शायद कुछ ठीक हो सकता है। तो उस चीज में है कि आप थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाएं, अपना डेली वॉक करें, फिजिकल मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दें,
अपने दुख दर्द नहीं अगर खुद से संभाले जा रहे तो किसी भी अपने दोस्त के साथ उसे शेयर करें, साइकोलॉजिकल हेल्प लें। अगर आपको लग रहा है कि उससे ज्यादा भी बात बढ़ गई है, बात को इतना ना बढ़ने दें, क्योंकि ये जो लाइफ है ये दोबारा नहीं मिलेगी और इंसान तो दोबारा लाइफ मिलने की उम्मीद ही नहीं होती। ये है कि बड़ी मुश्किल से अगर हमें ये लाइफ मिली है तो उसका ध्यान रखें। जी मैम, ये संघर्ष तो जीवन में आता ही रहता है, ये तो जीवन का एक हिस्सा है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में भी संघर्ष आए, उनके जीवन में भी दुख आए और उनके एक साधारण इंसान है, और फिर जो जीवन है वो बैलेंस है सुखी से और बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर मिगलानी, आपने बड़े अच्छे तरीके से रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मीना सेठ भजनी से प्रश्न पूछे, उनसे मैडम ने बड़े बखूबी से उनका आंसर किया। मेरे मन में भी आ रहा है कि मैं भी एक क्वेश्चन पूछूं। तो मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर आप युवाओं को या जो भी जनरल पब्लिक है या आम लोग हैं या किसी भी जिंदगी के जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं, उनको आप कैसे जागरूक करना चाहेंगी? तो मैम आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। मैं चाहती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है उसके अनुसार हम मेरे लेक्चर के बाद हम वीडियो दिखाएंगे, आप उसके साथ योगा करें, योगासन करें, घर के लोगों को भी कराएं और उसके बाद प्राणायाम करें और रोज कुछ ना कुछ थोड़ा मेडिटेशन से स्टार्ट करें। मेडिटेशन में ब्रीदिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और स्टार्ट आप करें। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो हमें नेगेटिव विचार आने लगते हैं या फिर हम इधर उधर हमारा दिमाग दौड़ने लगता है और हम कुछ भी सोचने लग जाते हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठें तो अपनी ब्रीदिंग से स्टार्ट करें, ब्रीदिंग का ध्यान दें कि जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो सोचें कि यही एक लिविंग चीज है। अपने सांस को बहुत ध्यान से महसूस करें, सेंसेशन को महसूस करें कि अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, और इसकी तरफ भी ध्यान देते हुए आप पाएंगे कि इसके बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं। और इन सब के साथ साथ थोड़ी वॉक भी करें और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें। थैंक यू मैम। जी मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों का समाधान दिया स्टूडेंट्स के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने अपनी चर्चा को नया आयाम दिया कि मानसिक प्रतिपादित की नजर बनाए रखिए अपनों की मानसिक और आर्थिक परिस्थितियों